साथियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे आरबीएससी की पाठ्यपुस्तक मनोविज्ञान कक्षा 11 जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में आपके जो 30 अंक आपको प्राप्त करने हैं, इन 30 अंकों को प्राप्त करने में आपकी ये मदद करेगा। तो हम हाईलाइट किए हुए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं यूट्यूब पर जो क्लासें चलती है, एक छोटे से टॉपिक पर 3-3 4-4 घंटे क्लासें चलती है, फिर भी वो कंसेप्ट क्लियर आपके नहीं होता है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप जुड़िए आरके क्लासेस कैंचिया से, और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपके कंसेप्ट शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में वही जीतता है जो इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है। तो शुरू करते हैं। आज हम चिंतन टॉपिक से आपके चिंतन, तर्कना और समस्या समाधान, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। सिलेबस देख लेते हैं हम। ये लेवल 2 का आपका सिलेबस है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें चिंतन, कल्पना और तर्क एवं समस्या समाधान, ये टॉपिक हम इस अध्याय 8 में या इकाई 8 के अंदर आज अध्ययन करेंगे। चिंतन एवं भाषा, भाषा आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। चिंतन एवं तर्कना के स्वरूप को हम इसमें समझेंगे, चिंतन के मूल तत्वों को समझ सकेंगे। प्रस्तावना। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की बात में कई बार चिंतन शब्द का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति को याद करने में मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा हम सोचते हैं। ध्यान देने में, अनिश्चितता के पर्यायवाची में मैं सोचती हूँ। आज मेरे रिश्तेदार मेरे यहाँ आएंगे। इस प्रकार हम चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व है। चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व है। चिंतन का अर्थ विस्तृत है, जिसमें अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम सम्मिलित है। चिंतन प्राय संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। चिंतन संगठित होता है और उसका कोई न कोई लक्ष्य को लेकर वह होता है। खाना बनाने से लेकर गणित की समस्या को हल करने तक दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियों का एक लक्ष्य होता है। इस अध्याय में चिंतन एवं भाषा विकास को समझाया गया है, लेकिन हम इसमें चिंतन का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चिंतन का अर्थ, स्वरूप, प्रकार को स्पष्ट किया गया है। चिंतन किस तरह किया जाता है, इसके मूल तत्वों पर प्रकाश इस पाठ में डाला गया है। चिंतन की परिभाषा व स्वरूप। चिंतन मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़तोड़ बताया है। कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या तथा उसका समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य के बीच में होती है। बोरोन के अनुसार चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञापति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ होता है। ब्राउन कहता है कि चिंतन में अवधारणाएं, प्रतिज्ञापति और प्रतिमाओं यानी जो प्रतीक है उनका मानसिक जोड़तोड़ हमारे मस्तिष्क के अंदर चलता रहता है। सिल्वरमैन ने चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो लोगों को उद्दीपक
तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। सिल्वरमैन कहता है कि अगर चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है कि वो किसी उद्दीपक के उत्पन्न होने पर हम उस समस्या का समाधान करते हैं। सेंद्रोक 1995 के अनुसार चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, किसी धारणा का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं, उसमें चिंतन की जो मानसिक प्रक्रिया है उसमें सूचनाओं का जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें चिंतन के बारे में ठोस जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जो निम्नानुसार है। चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी वो एक प्रतीक के रूप में हो सकती है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं, अपने मन में एक बिंब बना लेते हैं और उसके आधार पर इमेज बना लेते हैं। उसके आधार पर हम उस वस्तु के बारे में या उस स्थिति के बारे में हम निर्णय लेते हैं। क्योंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जाता, अतः चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। तो ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो वह क्या कहलाती है? उद्दीपक। और उसके समाधान के लिए हम जो कार्य करते हैं वह अनुक्रिया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच वाली जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? चिंतन। यही कारण है कि चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे विटेकर ने, समस्या समाधान का व्यवहार कहा है। चिंतन के प्रकार, चिंतन के कितने प्रकार है? मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के कई भागों में बांटकर अध्ययन किया है, लेकिन जिकबार्डो तथा रुक ने 1977 ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपको समझना है। देखो, चिंतन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा गया है, सबली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। सबली चिंतन का मतलब है काल्पनिक चिंतन। यथार्थवादी सत्य रूप से चिंतन। सबली चिंतन, सबली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे स्वप्न, स्वप्न चित्तर, अभिलाषा आदि, ये सभी जो उदाहरण है वो क्या है? सबली चिंतन के उदाहरण है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वप्न, स्वप्न चित्तर, अभिलाषा, इस प्रकार का किया गया चिंतन है सबली चिंतन। जैसे यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, इस प्रकार के एग्जाम्पल देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी इसमें कौन सा चिंतन है? तो ये सबली चिंतन का उदाहरण है। कोई छात्र कल्पना करता है कि वह बड़ा ऑफिसर बनेगा, एक सुंदर उसके पास बंगला होगा, एक चमचमाती कार होगी, उस कार में वह अपने सुंदर बीवी के साथ बैठकर सैर करेगा। तो यह निश्चय ही सवाली या सबली चिंतन का उदाहरण होगा। इस तरह के चिंतन की एक खास विशेषता यह है कि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यानी जब हम काल्पनिक चिंतन करेंगे, जो व्यर्थ तरह का एक चिंतन होता है, तो उससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन ऐसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। इसके सारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। तो किस चिंतन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर पाता है? तो वह है यथार्थवादी चिंतन। उदाहरण के लिए
यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफ़र कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है, ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचने प्रारंभ कर देता है। जैसे कहीं पेट्रोल ख़त्म नहीं हो गया है, कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं आ गई है, कहीं टायर तो नहीं कट हो गया है। इस तरह के चिंतन यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें कौन सा चिंतन है? तो यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी का मतलब है फैलाव, विस्तार। सृजनात्मक चिंतन, नवनिर्माण, सृजन करना, नवनिर्माण करना। आलोचनात्मक यानी गुण और दोष के बारे में आलोचना करना। तो यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। ये तीनों प्रकार आपको याद रखने। अभिसारी चिंतन, इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। निगमनात्मक एक आगमनात्मक होता है। तो निगमनात्मक का मतलब है सूत्र से उदाहरण की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर चलना। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी तथ्य दिया होता है, सूत्र दिया होता है और हम उसको हल करते हैं। उदाहरण के लिए अपसारी चिंतन का उदाहरण देखो। ये उदाहरण भी पूछा जाता है। यदि आप से पूछा जाए कि 5 में 2 गुणा करने पर क्या आएगा, तो आपको सूत्र दे दिया पहले से ही। इसके उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। सृजनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। आगमनात्मक चिंतन जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, सरल बातें की जाती है, उसके बाद में उसका सूत्र निकाला जाता है, तैयार किया जाता है। सृजनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो सृजनात्मक चिंतन में नयापन यानी नव सर्जन करना, नव निर्माण करना। तो ये आपको याद रखना है। दिए गए जो तथ्य है उसमें नवीनता लाना, वो क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता है, इन तथ्यों का सृजन नहीं करता, समस्या समाधान नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बतलाने को कहा जाए, तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बताएगा। इस तरह के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। कलम का साधारण उपयोग तो लिखने में होता है, अब इसका असाधारण उपयोग क्या होगा, थोड़ा सोचिए। इस प्रकार का जो चिंतन है वो क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। ऐसी चिंतन द्वारा जिसका समस्या समाधान होता है, उसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता। यानी सृजनात्मक चिंतन के द्वारा अगर कोई किसी समस्या का हल होता है तो उसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन में कोई भी घटना होती है, कोई भी तथ्य है, उसके गुण दोष को पहले व्यक्ति परख लेता है। परखने के बाद ही उसको या तो बिना परखे ही उसके पीछे चलता है, या परखने के बाद में उसको नकार देता है। जैसे हमारे समाज के अंदर बहुत सी कुप्रथाएं थी जिनको पहले हम उनके पीछे परंपरागत तरीके से चल रहे थे, लेकिन आज हमने परिवर्तन कर लिया है। आज मानवतावादी युग है, उसमें परिवर्तन आ गया है और हमने उस पर उसके गुण दोष परख लिए हैं, परख करके हमने उनको त्याग दिया है। तो इस तरह व्यक्ति के आलोचनात्मक चिंतन की
शक्ति कम हो जाती है। यानी अगर जो परंपरागत तरीकों पर ही चलता रहता है तो उसकी आलोचनात्मक शक्ति कम होती है। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ घटना और वस्तु के बारे में कहने पर उसका गुण दोष परखते हैं, तब उसे सही या गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। आलोचनात्मक चिंतन के ये 3 प्रकार आपको याद रखने हैं: सबली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अब इसमें इसको क्रियाकलाप के द्वारा भी समझा जा सकता है। देखो, एक उदाहरण दे रखा है, राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा। यह किस प्रकार का चिंतन है? बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, तो ये काल्पनिक है, तो इसको हम कहेंगे ये सबली चिंतन का उदाहरण है। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको याद रखना है। ये हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिंतन के मूल तत्व। चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसा ज्ञान का प्रतिनिधित्व तो मानसिक प्रतिमा या शब्द के रूप में निरूपित किया जाता है। हमें जो पूर्व ज्ञान बोलते हैं, हम पूर्व ज्ञान हमें चिंतन करने के लिए कहता है। जैसे मान लो हम रेल मार्ग के द्वारा किसी स्थान पर जा रहे हैं और उस स्थान पर हम पहले भी जा चुके हैं, तो उस रेल मार्ग या उस जहाँ हम जा रहे हैं उसके बीच में जितने भी शहर आएंगे वो हमारे मस्तिष्क में उनका एक जो प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा है, वो बनती रहेगी। और प्रतिमा बनने के बाद में हम जो चिंतन करेंगे और उस चिंतन के आधार पर संप्रत्तियों का निर्माण होता है, अवधारणा का निर्माण होता है। मानसिक प्रतिमा। चिंतन में प्रतिमा का अधिक महत्व है। प्रतिमा आप जान ही गए हैं, प्रतिमा का अधिक महत्व है। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो गत अनुभूतियाँ कुछ प्रतिमा के रूप में आकर या तो उसे उस समाधान में मदद करती है या बाधा पहुंचाती है। प्रतिमा किसे कहते हैं? मॉर्गन किंग रॉबिन्स के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को ही प्रतिमा कहा जाता है। इसमें कुछ खास विशेषताओं को जब हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ हो जाते हैं तो इसे हम प्रतिमा कहते हैं। उदाहरण के लिए, कल पार्टी में अपने मित्र के विचित्र वेशभूषा को याद करने या उसके गुणों को मस्तिष्क में जब हम लाने में समर्थ हो पाते हैं तो उस गुण या विशेषता को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। मान लो आप किसी पार्टी में गए और जाने के बाद में आपके दोस्तों की आपको याद आ रही है, उनकी वेशभूषा आपके याद आ रही है, तो वह गुण या विशेषता ही क्या कहलाती है? प्रतिमा कहलाती है। चिंतन में प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व होता है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं होती है। अगर हमारे मस्तिष्क में कोई प्रतिमा नहीं बन रही, कोई इमेज नहीं बन रहा, तो हम चिंतन नहीं कर सकते। इसे प्रतिमाहीन चिंतन की संज्ञा दी जाती है। तर्कना यानी तर्क करना। तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। दूसरा जो टॉपिक है आपके वो तर्कना का है। तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्कना के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समाधान होता है। यानी मनुष्य तर्क के आधार पर, सामान्य नियमों के आधार पर किसी समस्या का समाधान कर सकता है। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है भी, समस्या समाधान के लिए आवश्यकता होती है चिंतन की, तर्क की, कल्पना की, ए और बी दोनों की। ए और बी यानी चिंतन और तर्क दोनों की इसमें आवश्यकता होती है। तर्कना के प्रकार 4 प्रकार है तर्कना के। निगमनात्मक तर्कना, इसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकालता है। यानी यह सूत्र से उदाहरण की ओर चलती है।
हमें सूत्र दे दिया जाता है और फिर हम सूत्र के आधार पर उस प्रश्न को हल करते हैं। तो व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों व तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष निकालता है। वह कौन सी तर्क शक्ति है या तर्कना है? निगमनात्मक तर्कना कहलाती है। इस ढंग की तर्कना मानव एवं पशु दोनों के द्वारा ही की जाती है। दोनों के अंदर ही तर्क शक्ति है, मानव में तो है ही और पशु में भी तर्कना पाई जाती है। निर्णय लेने की जो शक्ति है वो उसमें होती है। निगमनात्मक तर्कना इस तरह के न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम के स्वरूप सम्मिलित होते हैं। देखो, न्याय प्रकार के जो वाक्य है उसमें सभी मनुष्य मरणशील है, मौन एक मनुष्य है, मौन मरणशील मनुष्य है। सभी मनुष्य, हम वेन आरेख वाले जो सवाल करते हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, मनुष्य है और सभी मनुष्य क्या है? मरणशील है। तो मौन भी क्या हुआ? एक मनुष्य हुआ और सभी मनुष्यों के अंदर भी तो मौन भी क्या है? एक मरणशील है। आगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्यों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। वह क्या कहलाता है? आगमनात्मक तर्कना कहलाती है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता है तब तक वह इसका सृजन नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसको सृजनात्मक तर्कना भी कहा जा सकता है, आगमनात्मक तर्कना को। ये भी आपको याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगमनात्मक तर्कना को सृजनात्मक तर्कना भी कहा जा सकता है। रुक के अनुसार आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं किए जा सकते। आलोचनात्मक तर्कना, इसमें गुण और दोष का परख करके जो तर्क वितर्क किया जाता है उसको आलोचनात्मक तर्कना कहते हैं। कुछ लोग इसको हूबहू स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग इसको हूबहू स्वीकार नहीं करते हैं। गुण दोष की परख करते हैं और उसके बाद में उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यही आलोचनात्मक तर्कना कहलाती है। सादृश्यवाची तर्कना, एक जैसी समान दिखाई देने वाली तर्कना या तर्क देना। इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क किए जाते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना थी, यानी दोनों में एक जैसी समानताएं या विशेषताएं पाई जाती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? सादृश्य तर्कना कहते हैं। निर्णय, निर्णय एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है जिसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होता है, एक विकल्प को चुनना होता है और इस प्रकार वह अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। सेंट्रोक के अनुसार निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है। मान लो आप कपड़ा खरीदने के लिए एक दुकान पर जाते हो, आपको तरह तरह के कपड़े दिखाए जाते हैं, उनमें से आप मूल्यांकन करके निर्णय करके एक का चयन कर लेते हो, तो वही क्या है? निर्णय है। मॉर्गन किंग विस्प और स्कोपलर के अनुसार निर्णय एक तरह का समस्या समाधान है जिसमें हम लोगों को कई विकल्प दिए जाते हैं और हम लोगों को उसमें से चुनना होता है, विकल्पों में से चुनना होता है। निगमनात्मक आगमनात्मक तर्कना ही हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्कना ही हमें निर्णय लेने की क्षमता या शक्ति प्रदान करती है। कभी कभी निर्णय स्वचालित होते हैं, अपने आप निर्णय हो जाते हैं। जैसे ये इस प्रकार के कैसे होते हैं? ये आदतवश होते हैं, हमारी उनकी पालना करते 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 आदत बन जाती है। जैसे लाल बत्ती देखने पर ब्रेक लगाना, ये हमारी एक आदत बन जाती है।
आजकल क्या चलता है, पुलिस वाले को देखते ही मास्क लगा लेते हैं। तो ये भी एक हमारी आदत बन गई, अपने आप हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार ऐसा करना है। तो ये कौन से निर्णय होते हैं, ये स्वचालित निर्णय कहलाते हैं। समस्या समाधान। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। संज्ञानात्मक, किसी भी समस्या का समाधान एक ज्ञान के आधार पर होता है। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या उत्पन्न होती नहीं, तो कोई समस्या उत्पन्न होती नहीं है। अगर कोई लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता है तो उसमें कई समस्याएं होती है और उन समस्याओं का हम समाधान भी करते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीज़ें बाधा उत्पन्न भी करती है, उन बाधाओं को दूर किया जाता है। बेरान के अनुसार समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने, उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी समस्या समाधान के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं, कुछ अनुक्रियाएं, अलग अलग अनुक्रियाएं करनी पड़ती है ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें और लक्ष्य तक पहुंच सकें। मैडलिन के अनुसार समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं। तो मैडलिन ने कितने पहलू बताए हैं? मैडलिन ने 3 पहलू बताए हैं समस्या समाधान के। तो कौन कौन से 3 पहलू है? देखो, मौलिक अवस्था। मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ या उत्पन्न होती है। जब तक हम कोई कार्य करते नहीं हैं तब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती है। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है और उसी को हम कहते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं मौलिक अवस्था। लक्ष्य अवस्था। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। मान लो आप नौकरी लग गए, लगने के बाद में आपके जो समस्या आ रही है उसको कहते हैं लक्ष्य अवस्था में समाधान। लक्ष्य अवस्था। नियम। नियम से तात्पर्य उन कार्य विधि से होता है जिसे व्यक्ति समस्याओं की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। यानी मौलिक अवस्था से लेकर के लक्ष्य प्राप्त करने के बीच की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? नियम कहलाती है। हम कौन कौन से उस दौरान कार्य करते हैं, किन नियमों का पालन करते हैं, वह नियम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय करके सब्जी लाने जाना है। इस उदाहरण में समस्या की मौलिक अवस्था यह चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर है जहां हमें अभी पहुंचना है, परंतु जाने का साधन भी कुछ नहीं है। लक्ष्य अवस्था में यह हो सकता है कि हम आखिर सब्जी बाजार पहुंच गए। नियम में कई तरह के कार्य विधियाँ हो सकती है, जैसे पैदल चलकर जाना, दूर की गाड़ी में लिफ्ट लेकर जाना। यानी हमें सब्जी लेने जाना है, वो क्या एक मूल अवस्था है और हम वहाँ पहुँच गए, ये लक्ष्य अवस्था है। और कैसे पहुँचे ये एक नियम है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, मूल अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम। क्रियाकलाप के दौरान देखो, वर्णों को पुनः क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। शब्द बनाना है, जैसे ये PRO प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बनता है, ये मोटिवेट बनता है, ये यहाँ से लर्निंग, और ये आपको बना के बताना है भी क्या बनता है इसका। तो इस प्रकार हमारे पास ये समस्या आती है और हम समस्या का समाधान करते हैं। समस्या समाधान की विधियाँ व उपाय। कौन कौन सी समस्या आती है, उसकी क्या विधि है। इसकी 2 विधियाँ बताई गई है, यादृच्छिक अन्वेषण विधि और स्वतः शोध अन्वेषण विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि, इस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि के उपायों का सहारा लेता है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान के लिए वह एक तरह का यादृच्छिक अन्वेषण करता है। यह 2 प्रकार का होता है।
अक्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण और क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण। बिना किसी क्रम के प्रयत्न और भूल करके वो उस समस्या का समाधान करता है और एक क्रम से चल करके उस समस्या का समाधान करता है। तो दो तरह की यादृच्छिक अन्वेषण विधि के द्वारा अन्वेषण, जिसको हम खोज कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, उपाय करके वो समस्या का समाधान कर सकता है। स्वतः शोध अन्वेषण विधि। इस विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या का समाधान करता है या कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत, तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। यानी उनको जो पहले से ही उसको लगता है इसमें क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको पहले ही अनुभव हो जाता है कि इससे मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह आने वाली 3 प्रविधियों का वर्णन किया गया है: साधन साध्य विश्लेषण, पश्चगामी अन्वेषण और योजक विधि। भाषा एवं भाषा का स्वरूप, ये आपके रीट के सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में इसके हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। देखो, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? यानी चिंतन वाले टॉपिक में हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। संप्रत्यय, प्रतीक, प्रतिमा, भाषा, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो भाषा नहीं होता है, संप्रत्यय, अवधारणा, प्रतीक, प्रतिमा, ये हमने चिंतन में पढ़ा है, चिंतन टॉपिक में इसको पढ़ा है, लेकिन भाषा इसमें नहीं है। सबली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार और इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। सबली चिंतन आपको पता ही है, ये काल्पनिक विचार व इच्छाओं की इसमें अभिव्यक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? यथार्थवादी वास्तविकता, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सबली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इसका सही उत्तर है सबली चिंतन। यह काल्पनिक चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन नहीं है। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। तो यह उदाहरण किसका है? अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, सबली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को परखना, तुरंत आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। कौन सा उत्तर होगा? आलोचनात्मक चिंतन। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेगा। कौन सा चिंतन का सहारा लेगा? इस उदाहरण में निहित चिंतन है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही उत्तर है ब अभिसारी चिंतन। इसका कौन सा उत्तर होगा? अभिसारी चिंतन। धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम आगे का टॉपिक भी पढ़ सकें।